दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से रिवीजन सेशन के अंदर। आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को पूरा फिनिश ऑफ करने वाले इस रिवीजन सेशन के वन शॉट इसके अंदर वन शॉट सेशन से पूरे हमारे चल रहे हैं, जिसके अंदर एकदम जबरदस्त तरीके से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सारी चीजों को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। पहली बात बता दूं मैं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग 100% डेफिनेशंस को कवर नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर बार बार सवाल देखा जाता है वो सारे डेफिनेशंस को मैं यहाँ पे कवर करते हुए चलने वाला हूं। ठीक है, चलो आइए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की सेम डेफिनेशन यहां पे आती है। सिंपल सा मतलब है जो स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग यहां पे बोला गया है, और इसके अलावा और क्या एनी अगर कोई भी एडेंडम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है बोलो, अगर कोई भी एडेंडम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सारे लोग बोलो ना सर, अगर कोई भी एडेंडम किया जा रहा है तो वो भी इसके अंदर आता है क्या? यस सर, वो भी यहाँ पे बोला जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है बोलो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बोला जा रहा है। सेक्शन नंबर 133 क्या कहता है? जो डील करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है किसको? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब करता है। सारे लोग बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको प्रिस्क्राइब करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब करता है। जो यहाँ पे निफ्रा एक अथॉरिटी है, निफ्रा के कंसल्टेशन में ये स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब किया जाता है, और सामने वाले कंपनी को क्या उसको फॉलो करना है क्या, या जिन भी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उनको फॉलो करना होता है। सर अल्टर का मतलब होता है कोई भी चीज को ऐड करना, कोई भी चीज को काट डालना, या कोई चीज को सब्सटीट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो बोलो अपन ने क्या बोला यहाँ पे? सर कोई भी चीज को ऐड करना, कोई भी चीज को खत्म कर देना, कोई भी चीज को रिप्लेस कर देना, सब्सटीट्यूट कर देना। आर्टिकल्स का मतलब, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब जो आपने ओरिजिनली बनाया, जो टाइम टू टाइम चला, और जो यहाँ पे परसुएंस विद द कंपनी लॉ था, जो कंपनी लॉ के अनुसार, जो भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अनुसार आपने अप्लाई किया, उसे आर्टिकल्स बोला जाता है। सर एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? एसोसिएट कंपनी मतलब जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है। कितना इन्फ्लुएंस करती है बोलो? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन वो दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं है। सब्सिडरी कंपनी कब बनती है? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर मोर देन 50% अगर इन्वेस्ट करे तो उसे सर सब्सिडरी कंपनी बनाया जाता है। और यहां पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मोर देन 50 तो नहीं है, मतलब 50 जितना हो सकती है, पर कितने से ज्यादा? तो यहां पे बोल के रखा है कंट्रोल एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, 20% से लेके 50 तक। क्या बोला? दोनों लिमिट को इंक्लूड कर देना। 20 से लेके अगर मैं 50 तक के बारे में बात करूं तो सर दोनों लिमिट को इंक्लूड करके यहां पे अपन लोग कहेंगे कि सर एसोसिएट कंपनी बनती है। क्या? बिल्कुल बनती है। सर अगर कोई जॉइंट अरेंजमेंट होता है या कोई जॉइंट वेंचर में दो कंपनीज आ रही है, ए और बी मिलके कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं यहाँ पे सी कंपनी करके, तो सर उसको भी क्या अपन लोग यहाँ पे एसोसिएट कंपनी कहते हैं। क्या? बिल्कुल एसोसिएट कंपनी बोला जाता है। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी जब फिड्यूशियरी कैपेसिटी में शेयर्स को होल्ड करती है, फिर से जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में अगर शेयर्स को होल्ड करती है, तो ऐसे केस के अंदर उसे क्या बोला जाता है? सर उसे भी एसोसिएट कंपनी कहते हैं। क्या? हाँ सर, उसे भी एसोसिएट कंपनी कहते हैं। फिड्यूशियरी कैपेसिटी आपको ध्यान रखना है। क्या सारे लोग इस बात को समझ गए क्या? यस सर। अब देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है सर ऐसे बुक्स जिसके अंदर पैसे आए हैं और कंपनी ने एक्सपेंस किया, मतलब जो पैसा मिला और जिसमें खर्चा किया गया, पहला। दूसरा बोला गया जो भी आप सेल या परचेज जिसके अंदर रिकॉर्ड करो ना गुड्स एंड सर्विसेज का, वो पार्ट भी इसके अंदर आ गया। तीसरा जो असेट एंड लायबिलिटी होती है बेटा कंपनी की, वो भी इसके अंदर आ गई। और चौथा जो भी आइटम्स ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन नंबर 148 के अनुसार, उसको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर देना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे लोग बोलो क्या बोला? ऐसा पैसा जो आया और जो पैसा गया, सम ऑफ मनी रिसीव्ड या एक्सपेंडेड। दूसरा सेल परचेज के रिगार्डिंग। तीसरा असेट लायबिलिटी के रिगार्डिंग। चौथा आइटम्स ऑफ कॉस्ट सेक्शन नंबर 148 के अनुसार, उसको भी इंक्लूड करते हुए हम लोग चलेंगे। क्या? बिल्कुल चलेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है जहां पे मेंबर गारंटी देता है कि कल चल के जब आपकी कंपनी डूबेगी, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप हम कंट्रीब्यूट करेंगे असेट्स ऑफ द कंपनी को, तब जाके सर बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर एक मेंबर की लायबिलिटी अनपेड वैल्यू ऑन द शेयर्स जितनी होती है। जैसे कंपनी की मान लीजिए फेस वैल्यू है शेयर 10 रुपए, 7 अगर पे हो चुका है तो 3 रुपए मैं कहता हूं अनपेड
अनपेड वैल्यू है, और ये जो अनपेड वैल्यू है ये हम मेंबर से कभी भी बुला सकते हैं, जब तुम चाहो पैसे बुला सकते हो, तो उसे बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बोला जाता है। सर कॉन्ट्रीब्यूटरी का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब ऐसा व्यक्ति जो लायबल होता है टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो जब वाइंडिंग अप हो रहा है, समझना, जब वाइंडिंग अप हो रहा है, जब वाइंडिंग अप हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब वो व्यक्ति जो वाइंडिंग अप के समय असेट के टुवर्ड्स, असेट मतलब जैसे कैश होता है ना, तो कैश के टुवर्ड्स जो कंट्रीब्यूट करता है सर उसे बोला जाता है कॉन्ट्रीब्यूटरी का नाम दिया जाता है। एक्सपर्ट के अंदर किसको लाते हैं? सीए, सीएस, सीडब्ल्यू आगे, और एनी अदर पावर जिसके पास कोई सर्टिफिकेट इशू करने की पावर होती है वो पर्सन, वैल्यूअर और इंजीनियर को छे उसको भी ला लिया जाता है। उसके बाद देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर बैलेंस शीट इसके अंदर आता है, दूसरा इसके अंदर और क्या आता है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तीसरा इसके अंदर क्या आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, चौथा इसके अंदर क्या आता है? इक्विटी आता है, चौथा। पांचवा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक्सप्लेनेटरी नोट आता है, पांचवा क्या आता है बोलो? एक्सप्लेनेटरी नोट आता है, बोलो बैलेंस शीट आता है, पीएनएल आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, इक्विटी शो की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, और फिर बोला जा रहा है एक्सप्लेनेटरी नोट यहां पे आते हैं। 1 पर्सन कंपनी, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर 1 पर्सन कंपनी है या स्मॉल कंपनी है या डोरमेंट कंपनी है तो इसको सीएफएस लगता है क्या? नहीं लगता है सर, इस बात का ध्यान रखना, इसको सीएफएस नहीं लगता, इसको सीएफएस नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता, ठीक है। अब देखो इनको तो नहीं लगता, और इसके अलावा सर प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी होती है ना, जो फॉर्म्ड अंडर यहाँ पे जो डीपीआईटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, अगर इन्होंने क्लासिफाई किया है बेटा, तो वो स्टार्टअप कंपनी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको भी सीएफएस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर मतलब पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। अगर कंपनी, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 1 जनवरी के बाद, तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो क्लोज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च यूजुअली सर फाइनेंशियल ईयर होता है। अब कोई कंपनी 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हो रही है तो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक रहेगा, इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन वही अगर ये कंपनी मान लीजिए 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट होती, ये 1/22 है, ये 1 जनवरी 23 को इनकॉर्पोरेट होती, तो इसका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक रहेगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के बाद तो पीरियड एंडिंग इन द फॉलोइंग ईयर, क्या बोला यहाँ पे? 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर के अंदर यहाँ पे आने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आने वाले। सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, मतलब कोई कंपनी है जिसकी होल्डिंग कंपनी बाहर के देश की, और वो वहां के फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना चाहते हैं, करो ना, हमें क्या, लेकिन हमारे ईयर को भी बताते हुए चलना। सर फ्री रिजर्व के अंदर क्या आते हैं? वो रिजर्व जो एज पर लेटेस्ट बैलेंस शीट जो अवेलेबल होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। इसके अंदर अगर कोई भी ऊपरी ऊपरी हवा वाली बातें होंगी ना बेटा, उसको एक्सक्लूड कर देना, जिसको बोला जाता है अनरियलाइज गेन या नोशनल गेन्स, या कोई भी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट या लाइबिलिटी होता है तो आप उसको क्या कर देना, आप उसको बदलते रहना। सर फिर गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है सर? गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, सुनो ना, गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर कौन इन्वेस्ट करता है? जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट अगर कोई भी इन्वेस्ट करे कंपनी के अंदर। सर इन्वेस्टमेंट कितने से ज्यादा होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट होना चाहिए नॉट लेस देन 51%, मतलब कम से कम एटलीस्ट, क्या कहा मैंने, बोलो, एटलीस्ट 51% होना चाहिए दूसरे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट, तब जाके मैं कहूंगा कि यहां पे इसे या इस कंपनी को क्या बोल दिया जाता है? गवर्नमेंट कंपनी बोल दिया जाता है। बोलो क्या बोल दिया जाता है? गवर्नमेंट कंपनी। और अगर कोई दूसरी कंपनी, मान लीजिए गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, कोई क्या है बोलो, इस गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है, तो इस सब्सिडरी को भी क्या मैं गवर्नमेंट कंपनी कह दूं क्या? हाँ सर, सब्सिडरी को भी आप गवर्नमेंट कंपनी बिंदास बोल सकते हो, कोई टेंशन की बात है इसके अंदर, कोई टेंशन की बात को नहीं है। तो अपन ने क्या बोला सर, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल पार्टली बाय स्टेट मिलके अगर 51% और मोर, कम से कम 51% और मोर का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। सर पहला वाला पॉइंट। दूसरा बोला, अगर इस गवर्नमेंट कंपनी
कंपनी की कोई भी सब्सिडियरी होती है तो सर उसे भी क्या गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं क्या? हाँ सर, उसे भी गवर्नमेंट कंपनी बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूंगा आपके साथ होल्डिंग कंपनी के रिगार्डिंग। होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब हो गए? होल्डिंग कंपनी का मतलब ये होता है सर, ऐसी कंपनी, क्या बोला बोलो जल्दी से, ऐसी कंपनी, देखो सुनो बात को, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी के अंदर, एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी के अंदर पहली चीज कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या करती है बोलो? कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है दूसरे कंपनी, मतलब कंपनी 2 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने का पावर मेरे पास है। जैसे कंपनी 2 में 10 डायरेक्टर्स है, 6 मेरे डायरेक्शन पे नाचते, मैं इसको अपॉइंट कर सकता, रिमूव कर सकता, मतलब मैं कहूंगा कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरा क्या बोला जा रहा है बोलो जल्दी से सर? दूसरा यहां पे बोला जा रहा है, पहला कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, या दूसरा यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे दूसरा क्या है सर? जो इन्वेस्ट करता है कम से कम एटलीस्ट, क्या एटलीस्ट मोर देन 50%। सर जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर 50% और 50% मोर देन 50% का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो हम लोग कहेंगे ये कंपनी को बोल दिया जाता है क्या? होल्डिंग कंपनी बोल दिया जाता है। बोलो क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसे क्या कहते हैं सर? उसे सब्सिडियरी कंपनी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है। ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी सर विच इज मींस अ कंपनी ऑफ विच आर सब्सिडियरी कंपनी, जो अपन इन्होंने सब्सिडियरी कंपनी में उसको समझाया है, ठीक है। जब सब्सिडियरी कंपनी पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज ध्यान में आ जाएंगी। सर की मैनेजरियल पर्सन मतलब कौन कौन होता है सर बताइए? केएमपी के अंदर देखो कौन कौन, सीईओ एमडी मैनेजर आता है, सीएस आता है, होल टाइम डायरेक्टर आता है, सच अदर ऑफिसर नॉट बिलो द डायरेक्टर्स प्लस होल टाइम इन एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेशन एज केएमपी आता है, एंड अदर प्रिस्क्राइब ऑफिसर भी आते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। सर लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है वो सारी कंपनी जिसकी जो सिक्योरिटीज है वो लिस्टेड होती है, कहां पे? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती है। कहां पे लिस्टेड होती है बोलो? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती है सर उसे। और अगर कोई कंपनी है जो खुद जिसका इंटेंशन है कि मुझे अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना है और वो अपने इस इंटेंशन को लेके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास गई है या सेबी के पास गई है, आप उसको अभी लिस्टेड कंपनी बोलेंगे क्या? नहीं सर, अभी मत बोल देना उनको, ठीक है। अभी आप उनको नहीं बोलोगे, जब वो लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद बोलना। सर अगर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन नंबर 42 के कंप्लायंस के लिए अगर आप अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करते हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो क्या आप उसको लिस्टेड में क्लासिफाई करोगे क्या? नहीं सर, आप लिस्टेड में क्लासिफाई नहीं करोगे, ध्यान रखना है ना। आप उसको बिल्कुल नहीं बोलोगे सर सेक्शन नंबर 42 का, सिर्फ अगर ये करना चाहते हो तो। सर पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर नॉन बट हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगेन प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, या बोथ द कैटेगरीज, आप क्या इनको कंसीडर करते हो क्या? नहीं सर, दे शैल नॉट बी ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। बराबर है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है सर। और हाँ, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर कौन आता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट में WTD आता है, दूसरा की मैनेजरियल पर्सन आता है, तीसरा जहां पे WTD या की मैनेजरियल पर्सन नहीं होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है ना, जो बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है और सामने वाले व्यक्ति ने कंसेंट दिया है कि हाँ मैं ऐसा काम करूंगा, तो उसको ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लेना। सर अगर कोई भी ऐसा नहीं है बेटा, तो एनी पर्सन जो बोर्ड के इमीडिएट अथॉरिटी के नीचे है, जिसको अपन ने ये चार्ज दे के रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा है, मेंटेनेंस, फाइलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, वो लोगों को मान लेना। फिर बोला जा रहा है एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके डायरेक्शन या जिसके एडवाइस या जिसके इंस्ट्रक्शन से दूसरा व्यक्ति इज अकस्टम टू एक्ट, तो हम लोग क्या कहेंगे सर? वहां पे भी बोल देना। फिर बोला जा रहा है एवरी डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब सर वो सारे व्यक्ति बेटा जो कॉन्ट्रावेंशन विद वो व्यक्ति या उसके साथीदार, समझना, कोई व्यक्ति या उसके साथीदार जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट के कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, तो सर उनको भी क्या मान लिया जाता है? उनको भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है। कौन कौन बोलो मेरे साथ? WTD हुआ, KMP हुआ। जहां पे WTD या KMP नहीं है, तो जो बोर्ड ने नाम को स्पेसिफाई किया वो कोई नहीं है, तो सर बोर्ड जो अथॉरिटी, उसके इमीडिएट नेक्स्ट अथॉरिटी में ऐसे पर्सन जिसको आपने चार्ज दिया है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अथॉराइजेस किया अपने सारे पार्टिसिपेट्स वगैरह के लिए, तो सर वो व्यक्ति लायबल हो जाता है। फिर क्या बोला जा रहा है सर?
जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके मतलब जिसके डायरेक्शन पे बाकी लोग काम करते हैं, अकस्टम टू एक्ट, उसको भी आपने रिस्पॉन्सिबल यहां पे मान लिया है। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है सर ऐसी कंपनी जो रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। मतलब सर ये अपने राइट को, ये अपने शेयर्स को क्या फ्रीली ट्रांसफर करने देते हैं क्या? नहीं सर, अगर मिस्टर ए के पास शेयर है तो वो शेयर केवल मिस्टर ए के पास रह सकता है, वो फ्रीली उसको मिस्टर बी को नहीं दे सकते। दूसरा, इनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ मेंबर्स 2 और 200 होता है। सर अगर कोई जॉइंटली शेयर्स को परचेस करता है, 2 ट्रीट करेंगे या 1 ट्रीट करेंगे? सर उसको एक ही ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखना, उसको एक ही ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉइज है कंपनी के, आप उसको ट्रीट करोगे क्या? नहीं करोगे। सर इसके अलावा कोई ऐसे व्यक्ति जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, कब थे? पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, और जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब उनको शेयर दिए गए थे और आज तक वो शेयर्स को होल्ड करते हैं। वो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे और आज तक वो शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो उनको काउंट मत करना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? बीच में शेयर्स को सेल किया, बाद में जाके फिर परचेस किया, तो अब आप इन लोगों को काउंट करोगे क्या? बिल्कुल सर, अब आप इन लोगों को काउंट करोगे। ऐसा क्वेश्चन एक आया था एक बार, है ना। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है? प्रोहिबिट्स करता है पब्लिक को टू इनवाइट फॉर द सिक्योरिटीज। मतलब अपन लोग पब्लिक को नहीं बोलते कि आप आके सिक्योरिटीज को क्या करो, सिक्योरिटीज को खरीदो करके। प्रमोटर क्या कह रहा है? प्रमोटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर आया, जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, या जिसके एडवाइस या डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। बोलो तीन, समझिए अब बात को, 3 फंक्शंस, तीनों में से कोई भी एक हो जाए, प्रमोटर बना लेना। पहला जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में आ जाए, दूसरा जो अफेयर्स ऑफ कंपनी पे कंट्रोल करे, तीसरा जिसके एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम टू एक्ट, तो हम लोग कहते हैं यहां पे सर उसे प्रमोटर बना लो। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है? एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड पार्टी कौन है? डायरेक्टर और उसका रिलेटिव, की मैनेजरियल पर्सन और उसका रिलेटिव। एक ऐसी फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर, मैनेजर या उनके रिलेटिव अगर पार्टनर है तो वो भी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी, हमारे कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी। एक हमारी कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी रिलेटिव कब बनेंगी बेटा? जब हमारे डायरेक्टर या मैनेजर या उनके रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर। मतलब क्या बोला? हमारे डायरेक्टर, मैनेजर और उनके रिलेटिव है ना, वो दूसरे कंपनी में क्या है? मेंबर या डायरेक्टर है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी रिलेटेड पार्टी। इसके अलावा सर एक पब्लिक कंपनी कब होती है? जिसके अंदर बेटा हमारे डायरेक्टर एंड मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव। देखो, जिसके अंदर हमारे जो डायरेक्टर या मैनेजर है ना, वो दूसरे पब्लिक कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है, और वो और उनके रिलेटिव मिलके पेड अप शेयर कैपिटल में 2% से ज्यादा अगर वो होल्ड करते हैं उस कंपनी में, तो समझना वो हमारी रिलेटेड कंपनी है। और सर बॉडी मतलब ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर जो है ना, हमारे, समझना बात को, हमारे मतलब इन अकॉर्डेंस इस मतलब जो हमारे मैनेजर या डायरेक्टर है ना, उनके कहने पर जो सुने ना, ऐसे केस के अंदर वो कंपनी भी क्या होने वाली है? वो कंपनी भी यहाँ पे रिलेटेड पार्टी मान ली जाती है। समझ रहे क्या बात को? यस सर। इसके अलावा सर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके वजह से या जिसके एडवाइस या डायरेक्शन पे हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उनको भी अपन लोग क्या बनाएंगे? उनको भी रिलेटिव बनाएंगे। और सर एनी बॉडी कॉर्पोरेट जो होल्डिंग एसोसिएट या सब्सिडरी है वो मानी जाती है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी भी मानी जाती है, और इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर इन द कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी मान ली जाती है। जैसे देखो ये हमारी कंपनी है, तो होल्डिंग और सब्सिडरी तो आ ही रही है और एसोसिएट भी आ ही रही है, लेकिन अगर होल्डिंग की भी कोई सब्सिडरी है तो ये और ये भी रिलेटेड मानी जाती है क्या? यस सर, ये दोनों भी रिलेटेड यहाँ पे माने जाते हैं। रिलेटिव की कुछ डेफिनेशन दे के रखी है, जैसे इनकम टैक्स के अंदर दी गई है, वो सेम डेफिनेशन भी यहाँ पे आपको आप देख सकते हो। स्मॉल कंपनी मतलब कैसी कंपनी? सर ऐसी प्राइवेट कंपनी, समझना, स्मॉल कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और जिसका, मुझे बताइए, जिसका टर्नओवर 40 करोड़ यहाँ पे बोल के रखा है, ठीक है, यहाँ पे दे के रखा है 4 करोड़ 40 करोड़ रुपए। ये रूल्स के अंदर इन्होंने चेंज किया था, और यहाँ पे जो देके रखे ये एक्ट वाली लिमिट्स यहाँ पे देके रखे हैं लोगों ने। लेकिन आपके लिए क्या ध्यान रखना है? 4 करोड़ और 40 करोड़ आपको ध्यान रखना है। 4 और 40 करोड़ आप ध्यान रखेंगे, क्या बात को समझे? यस सर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, स्मॉल कंपनी कौन कौन नहीं बन सकता? अगर कोई कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी है, स्मॉल कंपनी नहीं बनेंगी। सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बनेंगी। और अगर कोई स्पेशल एक्ट के द्वारा कंपनीज आई है तो वो भी स्मॉल कंपनी बन सकती है क्या? नहीं सर, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं।
सब्सिडरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर दूसरी कंपनी दो प्रकार की चीजें करती है। पहला कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है और दूसरा क्या बोला जा रहा है, एक्सरसाइज करता है मोर देन, मतलब समझना बात को, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर पे अगर कंट्रोल रखते हैं ना तो हम लोग कहेंगे कि दूसरी कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन जाती है। क्या सारे लोग समझ रहे हैं? क्या बोलिए मुझे जल्दी से। यस सर, एकदम बढ़िया से सारी चीजें समझ रहे हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम लोग चल सकते हैं? यस सर, चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन को स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग बढ़िया से फिर से पूरा 100% अपने को पूरा कंटेंट यहाँ पे पढ़ते हुए चलना है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। रिवीजन है ना बेटा, तो जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए अपना, है ना, तो थोड़ा सा स्पीड में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर के अंदर तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है। यहाँ पे अपने को देखना है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से रिलेटेड, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स और अदर प्रोविजंस के रिगार्डिंग हमको यहाँ पे पढ़ना है सर, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 3 कहता है कि अगर आप कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं और अगर आप कोई पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो मिनिमम आपको कितने लोग चाहिए? 7 और मोर लोग चाहिए। सर अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं तो 2 और मोर चाहिए, और अगर आप 1 पर्सन कंपनी खोलना चाहता है तो एक व्यक्ति आपको लगने वाला है यहाँ पे, किसके लिए सर? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। बराबर, तो मैंने क्या कहा सर, 7 चाहिए, फिर 2 चाहिए और फिर 1 चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, ओके सर। सर अगर कोई 1 पर्सन कंपनी खोलना चाहता है तो क्या करे? तो 1 पर्सन कंपनी अगर आप खोलना चाहते हो तो आपको नाम बताना होगा पर्सन के बारे में। क्या बोलना होगा? बोलो, नाम बताना होगा आपको पर्सन के बारे में, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको नॉमिनी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? बोलो, नॉमिनी बोला जाता है। विथ इज प्रायर कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। आप पहले उससे प्रायर कंसेंट लोगे और उसके बाद आप उसको नॉमिनी बनाते हो। क्या वो नॉमिनी अपना कंसेंट को कभी विड्रॉ कर सकता है? क्या 100% उसकी मर्जी है बेटा, जब भी उसको विड्रॉ करना है वो बिल्कुल कर सकता है। वो किसी भी समय एक मेंबर अपने नॉमिनी का नाम चेंज करवा सकता है। क्या? बिल्कुल, वो भी अलाउड होता है। जैसे कि सर मेंबर है ना, ये कंपनी को बोल सकता है मेरे को नाम चेंज करना, और कंपनी किसको बताएंगी? आरओसी को बताएंगी कि हम लोगों ने पर्सन को चेंज कर लिया है या हमने नॉमिनी का नाम बदल दिया है करके, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। सर सेक्शन नंबर 3A क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 3A कहता है मेंबर सेवरल लायबल इन सर्टन केसेस। कुछ केसेस के अंदर मेंबर्स की सेवरल लाइबिलिटी होती है। क्या लाइबिलिटी होती है? पर्सनल लाइबिलिटी होती है, सेवरल लाइबिलिटी होती है। कब? जैसे कि अगर मान लीजिए किसी पब्लिक कंपनी के अंदर 7 से नीचे नंबर चले जाए, या प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 से नीचे चले जाए, और यहाँ पे और ये कंपनी 6 महीने से ज्यादा धंधे को चलाए। क्या बोला मैंने? ये रिड्यूस नंबर के साथ कंपनी 6 महीने से ज्यादा धंधे को चलाए, तो ऐसे केस के अंदर जो सारे व्यक्ति मेंबर थे उसके दरमियान, जो सारे व्यक्ति वो 6 महीने के दरमियान मेंबर थे और जो अवेयर थे इस फैक्ट के बारे में भी कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है, तो जितने भी डेथ्स हुए ना बेटा, जितने भी डेथ्स हुए ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब वो 6 महीने के समय जितने भी डेथ्स हुए ना, उसके लिए वो मेंबर की सेवरल यानी कि पर्सनल लाइबिलिटी भी आ जाती है। यानी कि मेंबर्स लाइबिलिटी या मेंबर्स पर्सनल लाइबिलिटी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। क्या? हाँ सर, मेंबर्स की पर्सनल लाइबिलिटी। फिर से रिपीट करूंगा, देखियो क्या होता है। ये एक टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 6 महीने, यहाँ पे 7 से कम या 2 से कम यहाँ पे मेंबर्स हुए, और 6 महीने से ज्यादा तक आपने क्या किया बेटा? 6 महीने से ज्यादा तक आपने धंधा किया। तो ऐसे इसके अंदर जो भी मेंबर्स थे और जो अवेयर थे इस फैक्ट के बारे में, तो जितने भी डेट्स इस समय आपने कॉन्ट्रावीन किए होंगे ना, वो सारे डेट्स के लिए वो लोग की पर्सनल या सेवरल लाइबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। अब मैं बात करूंगा आपके साथ सेक्शन नंबर 7 के बारे में, जो बात करता है आपसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करता है? बोलो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। सबसे पहला क्या? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बोलो जल्दी से। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड बात करता है। सर इनकॉर्पोरेशन के अंदर पहला क्या बोला जा रहा है? पहला बोला है फाइलिंग अप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विथ रजिस्ट्रार। क्या बोला जा रहा है? बोलो, फाइलिंग अप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विथ रजिस्ट्रार से रिगार्डिंग बात हो रही है कि आपको रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट्स को और इंफॉर्मेशन को फाइल करना है। सर कौन से रजिस्ट्रार को? तो वो रजिस्ट्रार बेटा जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस, समझना, जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इज देयर। क्या बोला मैंने? वो मतलब जहां पे जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, या जिस मतलब जहां पे भी जिस स्टेट के अंदर जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनीज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। जैसे महाराष्ट्र में तो मुझे देखना होगा मुंबई में या पुणे में मेरा जुरिस्डिक्शन आ रहा है, और उसको मैं क्या दूंगा? डॉक्यूमेंट्स दूंगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स देंगे? सबसे
पहला डॉक्यूमेंट होता है एमओए और एओए आपको देना होता है। दूसरा, जो भी प्रोफेशनल्स एंगेज होते हैं कंपनी को बनाने में, जैसे कि एडवोकेट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, इन लोगों को स्टेटमेंट यहां पे देना होता है कि हमने सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है, हमने सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है और इससे रिलेटेड अगर इंसिडेंटल कुछ रूल्स है तो हमने उसको भी कंप्लाई कर दिया है। तीसरा बोला जा रहा है डिक्लेरेशन देना पड़ता है। कौन देता है डिक्लेरेशन? सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, मतलब जो व्यक्ति वादा किए कसम की कसम से कि फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाला हूं मैं, तो ऐसे केस के अंदर उसको यहां पे डिक्लेरेशन देना है 3-4 बातों को लेके। सबसे पहला, वो कॉन्विक्टेड नहीं है, प्रूव्ड गिल्टी नहीं है सर, कोई भी ऑफेंस जो कनेक्शन है प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड। दूसरा, वो किसी भी मतलब वो हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड या मिसफियंस के लिए वो गिल्टी नहीं पाया गया है पिछले 5 सालों में। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे हैं उसके नॉलेज में वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और ट्रू है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव। फिर सर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस भेजा जाता है कि जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस का एकदम पक्का वाला एड्रेस नहीं बन जाता तब तक आखिर कहां पे कम्युनिकेशन होगा, तब तक आखिर कैसे कम्युनिकेशन होगा, उसके बारे में भी यहां पे बातचीत बोली जा रही है। फिर सर पर्टिकुलर्स आपको देना होता है वो सारे लोगों का जो क्या बनने वाले, यहाँ पे सारे लोगों का जो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेमोरेंडम को, यानी कि उनका नाम देना है आपको, उनका सरनेम, फैमिली नेम और रेसिडेंशियल एड्रेस देना है। सेम डिटेल डायरेक्टर्स की भी देना है और डायरेक्टर्स में यहाँ पे आपको डिन नंबर भी देना है क्या? हाँ सर, डिन नंबर भी देना है। फिर आपको यहाँ पे बताना है पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द फर्स्ट डायरेक्टर्स या अदर बॉडीज, मतलब इनका कहना है कि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स बनने के लिए अपने रेडी है ना, उनका मन अगर कहीं और लगता है, किसी दूसरे कंपनी में अगर उनका मन लग रहा है, यानी कि दूसरे कंपनी में भी अगर वो डायरेक्टर्स है ना, तो वो दूसरे कंपनी के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा क्या? हाँ सर, आपको बताना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और एक और बात, क्या वो दूसरे कंपनी का कंसेंट कि हाँ ये डायरेक्टर बन रहे हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे बताना होगा। सर फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स चले आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है, किसके द्वारा? आरओसी के द्वारा। फिर सर आपका अलॉटमेंट होता है सिन नंबर का। सिन नंबर मतलब एक ऐसा यूनिक नंबर होता है, जैसे इंसानों के लिए होता है आधार कार्ड, वैसे ही कंपनी के लिए होता है सिन नंबर, तो सिन नंबर यहां पे दिया जाता है। सर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है ना, ये आप कहां पे रखोगे? ये आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखोगे। बोलो कहां पे रखोगे? ये आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ये पूरी की पूरी कॉपीज आपको रखते हुए चलना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप मेंटेन करोगे। मान लीजिए अगर आपने यहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को गलत दिया या कोई इंफॉर्मेशन को आपने यहां पे क्या देखो, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या सप्रेशन, मतलब किसी मटेरियल फैक्ट को छुपाना, दबाना है ना, तो ऐसे के एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो हम लोग कहेंगे 447 की पेनल्टी ठोक दो। इसके अलावा बोला जा रहा है, और मान लीजिए अगर ऐसे गलत इंफॉर्मेशन से कंपनी बन जाती है तो ऐसे इसमें हम लोग क्या कहेंगे, जो प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर या जो पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन है ना, उनको 447 में लपेट डालो। क्या बोला? उनको 447 में लपेट डालो। मान लो सर अब ये सारी चीजें पता चलती है तो डायरेक्टर क्या क्या कर सकता है? डायरेक्टर कंपनी के नाम को निकाल सकता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से, कंपनी को वाउंड अप करवा सकता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड करवा सकता है, चेंज ऑफ एमओए एओए करवा सकता है या अदर ऑर्डर्स भी पास कर सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा ऑर्डर लगे उसको, वो भी सारी चीजें जैसे कि रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट वगैरह भी यहाँ पे करवा सकता है। लेकिन कोई भी ऑर्डर पास करे उससे पहले सर यहाँ पे कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है बेटा मैटर के रिगार्डिंग। और इसके अलावा ट्राइब्यूनल ये भी चेक करता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस कंपनी एंटर हुई थी, वो ट्रांजैक्शंस को भी ट्राइब्यूनल देख लेता है। क्या? हाँ सर, वो ट्रांजैक्शन को भी ट्राइब्यूनल यहाँ पे देख लेता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इस पे चलेंगे। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी के बारे में बात करेंगे। देखो वन पर्सन कंपनी के अंदर कितना मेंबर होता है बेटा? एक मेंबर होता है। एक और चीज बता दूं, जो मेमोरेंडम होता है ओपीसी का, उसके अंदर ऐसे व्यक्ति का नाम बताना होता है कि अगर मेंबर की डेथ हो गई तो उसके बाद कौन मेंबर बनेगा, मतलब वारिस कौन होगा ओपीसी का, यानी कि नॉमिनी का नाम आपको बताना है। उससे पहले सर नॉमिनी से, उससे मतलब ऑब्वियस सी बात है, नाम बताने से पहले उसका प्रायर कंसेंट ले लेना कि क्या वो रेडी है या नहीं है। क्या वो व्यक्ति अपने इस कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है? क्या जब वो चाहे वो विड्रॉ भी कर सकता है एट एनी टाइम। बस उसे नोटिस, अब मेंबर को नोटिस देना है कंपनी को और कंपनी नोटिस दे देंगी आरओसी को। क्या इसे मैं अल्टरेशन ऑफ एमओए मानता हूं? क्या नहीं सर, इसे अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं माना जाता। अब देखो क्या बोला जा रहा है, ओनली नेचुरल पर्सन, मतलब जीता जागता
इंसान जो सांस ले सकता है ना, समझना, वो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडियन सिटीजन है। जो क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर वो रेसिडेंट इन इंडिया हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ही एलिजिबल होता है ओपीसी बनाने के लिए और वो ही नॉमिनी भी बन सकता है। ध्यान रखना, वो ही एलिजिबल और वो ही नॉमिनी सी, है ना। अब सिंपल सी बात है, रेसिडेंट इंडिया का मतलब बोल के रखा है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रह जाता है तो उसे रेसिडेंट बोला जाता है। एक नेचुरल पर्सन, मुझे एक बात बताइए, क्या एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। सर मुझे बताइए, एक नेचुरल पर्सन एक जगह मेंबर है, एक जगह वो नॉमिनी बन रखा है। अब जहां पे वो नॉमिनी है ना, उस कंपनी के मेंबर की डेथ हो जाती है तो मैं वहां पे मेंबर बन जाऊंगा। मतलब एक नेचुरल पर्सन दो जगह मेंबर, ओए ओ क्या होगा? तो एक चीज का ध्यान रखना, 180 दिन, जब से ऐसी सिचुएशन हुई है तब से 180 दिन के अंदर उसको डिसीजन लेना होगा कि वो किसका होना चाहता है। फिर अगर मैं बात करूं तो बस यही सारी चीजें बेटा, कोई भी माइनर मेंबर नहीं बन सकता, है ना। वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट में केवल यहां पे शेयर्स होल्ड कर सकता है क्या? नहीं सर, वो भी नहीं कर सकता, ऐसा इनका कहना है। सेक्शन 8 के बारे में बात करूंगा। सेक्शन 8 ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं सर? ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी, मानो आप जब स्कूल जाते हो तो क्या क्या ऑब्जेक्ट होते थे स्कूल में? जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस होता था, स्पोर्ट्स होता था, कहने के लिए एजुकेशन भी था, रिसर्च और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज भी तो होती थी, रिलीजियस वगैरह। यहाँ पे जैसे नवरात्रि अभी आ रही है तो हमारे इसमें बेटा अष्टमी का ऐसा खाना वाना रखा जाता था, तो उसमें जितने भी लोग जो बांटने वाले होते थे वो ज्यादा ठूस लेते थे, है ना, ऐसा सब। उसके अलावा सर चैरिटी के प्रोग्राम्स होते रहते थे, जिससे आपको बोला जाता था आप लोगों के घर घर जाओ, पैसे लाओ करके, है ना, चैरिटी हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, झाड़ लगाओ, ये सब चीजें करो करके, तो ये सब प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वाली बात थी। तो ये जो कंपनी, जो ये सारे स्कूल में जो हम लोग काम करते थे, उस पर्पस के लिए अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, करो ना, करते क्यों नहीं, बिंदास करो। हम तो थक गए सुन के कि अब करेंगे तब करेंगे, तो करो ऐसी कंपनी को। तो ऐसे केस में इसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये जो भी प्रॉफिट कमाती है ना, केवल अपने ऑब्जेक्ट में पहले इस्तेमाल करे, फिर उसके बाद डिविडेंड दे क्या? नहीं सर, फिर उसके बाद डिविडेंड नहीं देना है। प्रोहिबिटिंग डिविडेंड करता है, प्रॉफिट को अपने प्रमोशन में लगाओ, दूसरा डिविडेंड को प्रोहिबिट करो, डिविडेंड को प्रोहिबिट करो और यूज करेंगे ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो आपको परमिशन देंगे और बोलेंगे एक काम करो ना, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड काय को नाम यूज करते रहे, मत करो नाम यूज, हम आपको विदाउट, मतलब हम जब लाइसेंस आपको इशू करवा रहे हैं ना, विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा प्रिविलेज हम आपको देंगे। लेकिन कल चल के अगर पता चला कि आपने कुछ तो भी छोटे बना किए, तो हम आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड शब्द जोड़ने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ने वाले हैं सर। एक ये जो कंपनी होती है ना, ये लिमिटेड कंपनी मानी जाती है। क्या एक फर्म मेंबर बन सकती है रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी के अंदर? बिल्कुल बन सकती है सर। अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बारे में बताइए। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट अल्टर द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी। तो जब तक सीजी से अप्रूवल नहीं मिल जाता, क्या वो अल्टर कर सकते हैं क्या प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स या किसको? नहीं सर, सीजी से परमिशन लो, उसके बाद ही अल्टर करना। आप एसआर पास कर दिए और बोले अल्टर करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे? नहीं करेंगे तुम अल्टर, है ना। उसके बाद बोला जा रहा है क्या ये दूसरे कंपनी के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकती है क्या? अगर वो कन्वर्ट करा सकती है तो उसको पहले एसआर पास करना होगा और उसके बाद परमिशन लेना होगा। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, जो सीजी ने इतना भरोसा करके लाइसेंस दिया है ना, यहाँ पे कंपनी कुछ ऐसी काड़ेल हरकतें करती है बेटा, जिससे उसने यूं छोड़ा, क्यों तूने भरोसा तोड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। मतलब क्या होने वाला है देखो, अगर कोई भी कंडीशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस वाज इशूड ना, आप क्या कर रहे हो बेटा, आप उसका समझिए ना, आप उसका उल्लंघन कर रहे हो। वो लाइसेंस जो है ना, वो लाइसेंस का आप उल्लंघन कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी, अच्छा तू फ्रॉडुलेंट कर रहा है कि हम तेरे नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है, जहां पे लाइसेंस रिवोक होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, आपको अमलगमेट करवा देंगी, किसी दूसरे कंपनी के अंदर अमलगमेट करवा देंगी। क्या करवा देंगी? अमलगमेट करवा देंगी दूसरे कंपनी के अंदर, ठीक है। जहां पे लाइसेंस रिवोक होता है और उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सर अमलगमेट करवाना ठीक होगा, एक तो सिमिलर ऑब्जेक्ट के अंदर करवा देंगे, या एक काम करते हैं ना सर, या एक काम करते हैं वाइंडिंग अप करवा देते हैं। इसको क्या करवा देते, बोलो, वाइंडिंग अप करवा देते, और सरप्लस जो है ना वो किसी सिमिलर कंपनी में ट्रांसफर करेंगे, या इसको आईबीसी फंड के अंदर डाल देंगे, या इसके अलावा सर और बाकी क्या बोला जाता है, अगर आप कोई फॉलो नहीं करोगे
होंगे तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगा देंगे, कंपनी के ऊपर 10 लाख से 1 करोड़ और ऑफिसर के ऊपर 25,000 से 25 लाख। देखो कॉन्ट्रा मेंशन करेंगे, लाइसेंस को रिवोक करेंगे, कन्वर्ट करो टू लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, वाइंडिंग अप सरप्लस टू सिमिलर कंपनी या इंसॉल्वेंसी, या उसके अलावा अमलगमेट करो सिमिलर कंपनी के साथ। पनिशमेंट यहां पे दे के रखा है सर। ओके आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्शन देखिए, जो भी सेक्शन 8 यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी आ रही है ना, सेक्शन 8 कंपनी, यहाँ पे आपको 14 डेज का ही क्लियर नोटिस लगता है। अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को पढ़ चुका है तो आप जानते हो कि यहाँ पे केवल और केवल 14 डेज का क्लियर नोटिस देना होता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होता। किसी भी प्रकार के धतिंग करने की जरूरत है क्या, कमिटीज वगैरह बनाने की भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। बोलो आप लोगों को नहीं है। ओके सर परफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 9, जब से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ना बेटा, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से जितने भी कंपनी के फीचर्स अपन लोग पढ़ते थे ना बचपन में, यानी कि सीए फाउंडेशन में, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी और वो सारी चीजें, वो सारे के सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। कंपनी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, थर्ड पार्टी कंपनी पे केस कर सकती है, कंपनी उसके ऊपर केस कर सकती है, और वो जितनी भी चीजें पूरे के पूरे क्या एक्टिव हो जाते हैं क्या, हाँ सर पूरे के पूरे एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा ये लोग यहाँ पे कह रहे हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे? बोलो मुझे जल्दी से। यस सर एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूं सेक्शन नंबर 4 पे? सारे लोग बोलो क्या मैं आगे। अगर मैं बात करूं आपके साथ सेक्शन नंबर 4 के रिगार्डिंग, तो सेक्शन नंबर 4 आपके साथ बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लेके। किसको लेके बात करता है? बोलो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को लेके। सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? तो मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एमओए ओरिजिनली फ्रेम्ड, और जो आपने समय के साथ साथ अल्टर किया है। मतलब सर जो आपने ओरिजिनली बनाया इसके अंदर कुछ एडिशन किए होंगे, कुछ सब्सट्रैक्शन किए होंगे और कुछ सब्सटीट्यूशन किए होंगे, उसे हम लोग मेमोरेंडम कहते हैं। ये एक बेस डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर कंपनी का एओए भी बनता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, कंपनी का एओए भी बनता है। अब हम लोग सेक्शन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? रजिस्टर करने का एमओए। तो अगर मैं बात करूं तो एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, समझिए आप बात को, एमओए के अंदर ऑब्जेक्ट होता है फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। मतलब बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूं कि एमओए आपको पर्पस बताता है जिसके लिए आपकी कंपनी बन रही है, और जिसके बियॉन्ड या एक स्कोप देता है जिसके बियॉन्ड कंपनी के ऑपरेशंस नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो आपको एमओए बताता है। दूसरा, ये शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स या जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है उनको बताता है कि कंपनी के पावर्स क्या है और कंपनी की एक्टिविटीज क्या है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है बोलो? एमओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसके बारे में आम जनता को, मैंगो पीपल जो भी डील कर रहा है कंपनी के साथ, उसको है ना बेटा नॉलेज है यहाँ पे। उसके अलावा सर शेयर होल्डर जो है ना, जो पर्पस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे शेयर होल्डर कंपनी को पैसा दे रहा है, तो उसका पर्पस कौन से इसके लिए, मतलब उसका पैसा कौन से पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये भी उसको पता चल जाता है जब वो एमओए के अंदर वो पर्पस के बारे में बातचीत की जाती है। मुझे बताइए, कंपनी क्या अपने एमओए से, एमओए के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, क्या कंपनी उससे डिपार्ट हो सकती है? क्या कंपनी उससे अलग हो सकती है? तो जी नहीं, कंपनी उससे अलग नहीं हो सकती। अगर वो अलग होती है तो उसे अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो? अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी का नाम उसे दिया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी शाल स्टेट। कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या बताना होगा? सबसे पहला आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एंड करना है, और अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो आपको वर्ड आखिरी में रखना है लिमिटेड। इसके अलावा सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर आप स्टेट का नाम बताते हो। क्या बताते हो बोलो? आप स्टेट का नाम बताते हो जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी सिचुएटेड। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आप क्या बताते हो? ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आप वो बताते हो, बेटा समझना, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आप ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी बताते हो। ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? पर्पस फॉर विच कंपनी इज सिचुएटेड, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी क्लॉज या कैपिटल क्लॉज का मतलब होता है, इसमें दो प्रकार की कंपनीज में डिवाइड कर देना। एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी के अंदर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर।
100 रुपए का मान लीजिए शेयर है, आपने 90 रुपए दे चुके, तो 10 रुपए की लाइबिलिटी होती है और ये 10 रुपए मैं कभी भी बुला सकता हूं। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, कुछ लोग यहां पे समझना बात को, कुछ लोग दातार बनने की इच्छा रखते हैं। इनका कहना है कि कल चल के जब आपकी कंपनी डूबेंगी ना, तो हम वो लोग होंगे जो आपको उस समय सहारा देंगे। मतलब पहला, आपकी कंपनी वाइंड अप होनी चाहिए, और दूसरा बोला जा रहा है कि हम आपको उस समय कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे एक अमाउंट जो हम अभी आपसे वादा कर रहे हैं। जैसे कोई पर्सन कहता है हम 10,000 रुपए वादा कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए यहां पे देने वाला है, ठीक है। तो इन द असेट्स ऑफ द कंपनी सहारा देगा, और विद इन द 1 ईयर आफ्टर ही सीजेस टू बी द मेंबर। मतलब सर जिस समय वो मेंबर होने से सीज हो चुका है, ठीक है, जिस समय वो मेंबर होने से सीज हो रहा है ना, वहां से अगर 1 साल के अंदर अगर कंपनी डूबे, तो ऐसे केस के अंदर जो उस समय डेट्स एंड लाइबिलिटीज मौजूद थी, उस डेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस डेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए लायबल रहता है। थोड़ा सा फर्नीचर का काम चल रहा है, ऑफिस बन रहा है, तो इसलिए फिर वो थोड़ा आवत से बेयर कर लेना बस थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। आइए उसके बाद देखो क्या कॉस्ट, चार्जेस या एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप के लिए भी लायबल रहते हैं। और उसके अलावा सर एडजस्टमेंट्स ऑफ द राइट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज के लिए भी यहाँ पे लायबल होता है क्या, बिल्कुल। मान लो किसी मेंबर ने ज्यादा दिया, मान लीजिए सभी मेंबर ने 10,000 की गारंटी दी थी, लेकिन 7,000 ही पेबल आ रहा था, लेकिन एक कोई मेंबर ना होने के कारण, उसके पेमेंट ना करने के कारण अचानक से कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति कह सकता है तू पैसे ला करके, समझ रहे हैं ना ये सारी चीजें। अब देखो इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो अगर शेयर कैपिटल है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर कितना अपन यहाँ पे, इन केस कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच कंपनीज टू बी रजिस्टर्ड एंड डिवीजन इन द नंबर ऑफ शेयर्स एंड फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स कितने जा रहे हैं, वो सारी चीजों के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। सर नेम क्लॉज का क्या मतलब होता है, मेमोरेंडम में नेम क्लॉज अगर आ रहा है तो सब ध्यान रखना, द नेम इन द मेमोरेंडम शैल नॉट, क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहला वो आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं करना चाहिए कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से। मान लीजिए मैं अपने कंपनी का नाम रिलायंस से कर देता हूं, डबल ई कर डालता हूं आखिर में, आप ये नहीं बोल सकते मैंने नई कंपनी खोला करके, टाटा को टाटा 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 कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। समझिए आप बात को, नेम क्लॉज मतलब आपको अलग कुछ तो भी नाम देना है, वो आपके एग्जिस्टिंग कंपनी से रिसेंबल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दूसरा है ना, बी such that it's used by the company, समझिए बात को, be such that it's used by the company, जो उसका यूज है ना वो ऑफेंस अंडर द लॉ माना जाता है ना, या अनडिजायरेबल माना जाता है इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अनडिजायरेबल माना जा रहा है या कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है ऑफेंस अंडर एनी लॉ। उसके अलावा अनडिजायरेबल यहाँ पे क्या हो रहा है जा रहा है, मान लीजिए अब जैसे फॉर एग्जांपल एक था ना वो भारत जोड़ो यात्रा, आप निकाल रहे भारत तोड़ो लिमिटेड करके, अब समझिए आप बात को, आपको लगता नहीं क्या ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो गया है करके, आप खुद सोच के देखिए ना, तो हम लोग कहेंगे सर ये गलत बात है। उसके बाद देखो क्या बोला गया, अनडिजायरेबल नेम के बारे में बात करेंगे। सर अगर कंपनी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड विद द नेम विच कंटेन्स, यहाँ पे पेट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट, जो किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट से एसोसिएशन देखा है, चाहे फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, इट डजंट इवन मैटर। अगर आप उनसे किसी भी प्रकार का कनेक्शन फील कराना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। दूसरा, जब तक ये फॉलोइंग शब्दों के लिए आप यहां पे क्या नहीं ले लेते, परमिशन नहीं ले लेते सेंट्रल गवर्नमेंट की, तब तक आप ये शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। कौन से देखो, बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल, पंचायत, डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशन, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट स्कीम, स्टैट्यूटरी और स्टैट्यूटरी कोर्ट एंड जुडिशरी या गवर्नर। आप ये फॉलोइंग नाम का प्रयोग कर सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। ओके सर परफेक्ट है। इसके अलावा सर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, जैसे वो था ना बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह, आप ऐसा कुछ तो भी वैसी स्कीम से रिलेटेड, या आप कोई जनधन योजना कंपनी लिमिटेड, आप ऐसा कुछ तो भी अलग कंपनी का नाम ला रहे, ऐसा आपने नहीं करना है। ब्यूरो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सारे शब्दों का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। सर रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए सबसे पहले देखो आपको रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेजना पड़ता है कि हम नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ प्रपोज कंपनी, अगर आप नाम को चेंज करना चाहते हैं तो नया नाम आपको भेजना है। अब जो रजिस्ट्रार है ना उसके पास जब एप्लीकेशन आएंगे और वो एप्लीकेशन अप्रूव होती है, तो डेट ऑफ अप्रूवल से 21 दिनों तक 21 डेज तक वो नाम को रिजर्व करके रखती है। क्या करती है बोलो जल्दी से, नाम को रिजर्व करके रखती है। अगर सर नेम चेंज है कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड है ना, तो वहां पे 60 दिन के लिए वो रिजर्व करके रखती है, ध्यान रखना 60 दिन के लिए वो रिजर्व करके रखती है। अगर कोई करंट कंपनी का नेम चेंज की रिक्वेस्ट यहां पे आ रही है तो, और न्यू कंपनी के लिए 21 डेज आफ्टर अप्रूवल यहां पे आता है।
कैंसलिंग नेम आफ्टर रिजर्वेशन अगर ये पाया जाता है कि रॉन्ग या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया था, क्या दिया गया था बोलो, रॉन्ग या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके किसी प्रकार का यहाँ पे दबाव क्रिएट किया गया था, तो ये कंपनी के ऊपर है, हम लोग अपन ठोक देंगे पेनल्टी 1 लाख रुपए की बेटा, या इसको क्या बोलेंगे, या अगर एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो रजिस्ट्रार यहाँ पे आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्ट करेंगी कंपनी को 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम को चेंज कर, अदरवाइज हम लोग एक्शन लेंगे। एक्शन लेने का मतलब सर रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आपका नाम होगा, उस नाम को काट डालेंगे और सर पिटीशन फाइल करेंगे बाइंडिंग अप के लिए कि इस कंपनी को बंद कर डालो, इस कंपनी को खत्म कर डालो। फिर सर होता है डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज के अंदर आपको स्टेट का नाम डालना होता है जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर क्या होता है सर, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए कंपनी, जहां पे कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, आखिर कंपनी कौन से पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो रही है वो ऑब्जेक्ट्स डाले। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट डाले जाते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, तो देखो जो कंपनी का एमओए होता है ना बेटा, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी इस ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकती, ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर रह सकती है क्या, हाँ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रह सकती है। अब कंपनी के होते हैं डायरेक्टर्स, और मान लो डायरेक्टर्स को इतनी पावर है बेटा, तो डायरेक्टर ने वैसे तो अपने पावर में ही काम करना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभार डायरेक्टर अपने पावर के बाहर जाके काम करता है और वो विद इन द पावर ऑफ कंपनी है, तो सर इसको अपन रैटिफाई करवा सकते हैं। रैटिफाई का मतलब होता है सब्सीक्वेंट अप्रूवल देके उसको लागू करवा सकते हैं, उसको माना जा सकता है। लेकिन डायरेक्टर कुछ ऐसा भयंकर कर दे कि वो हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर ही चले जाए, तो इसके ऊपर रैटिफिकेशन अलाउड होता है क्या, नहीं सर, इसके ऊपर किसी भी प्रकार से रैटिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। क्या सारे लोग समझे? तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। तो अगर डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायर्स ये कहता है कि अब कंपनी अपने बियॉन्ड पावर्स या कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम करना चाहती है, तो ध्यान रखना वो कंपनी काम नहीं कर सकती, वो ट्रांजैक्शन वॉइड होता है। भले 100% मेंबर्स उसके ऊपर अप्रूवल देते, एवरी मेंबर का आपको असेंट मिल जाए, आप नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं मतलब नहीं समझना बात को, आप नहीं कर सकते। इसके लिए फेमस केस लॉ है बेटा, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन लिमिटेड का ये केस लॉ है, जिसके अंदर ये पूरी बातें यहां पे की गई थी। सारे लोग समझे क्या? यस सर। देखो अब पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स यहाँ पे डिफीट कर दिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज को आप आसानी से चेंज कर सकते हो एसआर पास करके। तो इनका कहना है एसआर पास करो, ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करो, ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया तो आप वो सारी एक्टिविटीज कर सकते हो जो पहले आपको अल्ट्रा वायर्स नजर आ रही थी, ठीक है। अब आखिरी में होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर आप यहाँ पे क्या देते हो सर, मेमोरेंडम को आप साइन करवा के दोगे ऑल सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम, मतलब जो कसम, जो वादा कर रहे हैं कि कल चल के जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होंगी ना, तो हम उसके अंदर सबसे पहले मेंबर्स बनेंगे। आप जानते हो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, तो उनके बारे में आप यहां पे बताते हो। अब सर यहां पे कुछ शेड्यूल रिलेटिंग टू मेमोरेंडम दे के रखे। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी इन अलग अलग फॉर्म्स, जैसे टेबल ए बी सी डी ई होता है। टेबल ए जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, टेबल बी जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी के लिए, टेबल सी जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर के लिए, चौथा अनलिमिटेड कंपनी, पांचवा अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, छठवां लिमिटेड बाय शेयर्स होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है लिमिटेड बाय, अच्छा ये सारी बाकी मतलब ये जो है ना, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में यहां पे बोला जा रहा है। तो अनलिमिटेड कंपनी के ऊपर यहां पे अपना अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल पे अपने टेबल्स ऑफ मेमोरेंडम कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके आगे के टेबल्स कौन से इसके आ रहे हैं सर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए। सेम सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया, EFGHIJ का सीक्वेंस जो है ना वो थोड़ा सा अदला बदली कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पहले समझा नहीं और पहले टेबल दे दिए, बहुत हो गए। अब देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर, वो चीजें जो आपने ओरिजिनली फ्रेम किया या जिसको आपने अल्टर किया। अल्टर मतलब एडिशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये अपन ने देखा था। अब देखो यहाँ पे कंटेंट्स, सर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रेगुलेशन होता है कि हम लोग मैनेजमेंट को कैसे रेगुलेट करेंगे, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट क्या नहीं कर सकता, वो सारी बातों के बारे में, वो सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पे बात की जाती है, पहला। दूसरा इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, ऐसे मैटर्स को डालो जो जरूरी है मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेने के लिए, वो मैटर्स को आप एओए में डालेंगे। तीसरा प्रोविजन फॉर
एंट्रेंचमेंट होता है। एंट्रेंचमेंट मतलब क्या, कोई चीजें ऑलरेडी हार्ड है उसको ज्यादा हार्ड कराना, कोई इनसे पूछे, उसे बोला जाता है एंट्रेंचमेंट। जैसे मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आपको एसआर पास करना पड़ता है, अभी अपन ने देखा बराबर। अब आप बोलोगे नहीं एसआर से नहीं होता, हमको 90% अप्रूवल चाहिए इसको चेंज करने के लिए। मतलब क्या 75% से काम बन रहा था, आपने होशियारी मारी, आप बोल रहे 90% तो चाहिए ही चाहिए। तो जब तक आप इसको डिफिकल्ट और नहीं कर डालते तब तक उसे एंट्रेंचमेंट नहीं बोलता। और क्या एओए के अंदर एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस होते हैं क्या? हाँ सर, एओए के अंदर एंट्रेंचमेंट के प्रोविजंस होते हैं। सर एओए के एंट्रेंचमेंट में अगर आपको प्रोविजंस आपको अगर डालना है तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो यहां पे आपको सारे मेंबर्स की परमिशन लगती है। और सर अगर पब्लिक कंपनी है तो आप यहां पे एसआर से काम चला सकते हो। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और उसके बाद एंट्रेंचमेंट डालना है तो सर कंपनी जिस समय फॉर्म हो रही है उसी समय एंट्रेंचमेंट डाल दिया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं ना, वो तो आपका तभी जा रहा है ना, तो तब कोई बात नहीं है उसके अंदर, है ना। लेकिन बाद में अलग से इंक्लूड करना है ना तो आपको ऐसा यहां पे करना पड़ता है, ऑल मेंबर्स की परमिशन, और ये बारे में बात की गई है। अलग अलग फॉर्म से जो इन्होंने पहले लेटा दिए थे, मॉडल आर्टिकल जिसे बोला गया। और कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इसे काट देना क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी वो, इसमें इनका कहना है कि अगर कोई पुरानी कंपनी थी ना उस जमाने की 1956 की, तो 2013 में वो खुद को कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, 2013 मतलब कन्वर्ट इन द सेंस ट्रांजिशन करेंगे ना, तो जो भी चेंजेस थे पुराने और नए वाले इसमें उसको इनकॉर्पोरेट आप कृपया करके कर लेना, ऐसा बस इतना बोला गया है यहाँ पे। समझ गए? एकदम आसान है यार, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है ना। आओ अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा। सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? पहले कंसेप्ट को समझेंगे रगड़ के और उसके बाद बेटा बढ़िया से क्या करेंगे, उसके बाद बढ़िया से ये पढ़ा दूंगा। ये पढ़ाना बहुत बहुत चिल्लर चीज है, झूठ नहीं कह रहा हूं, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए देखो क्या बोल रहा हूं मैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल, बोलिए ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, है ना। इंटरनल कहां से आया सर, क्या बातें कर रहे हो? आइए देखो इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है। एक पर्सन है बेटा, एक पर्सन कंपनी से डील कर रहा है, समझिए बात को, एक पर्सन कंपनी से डील कर रहा है। अब क्या हो रहा है समझो, अब इसका क्या कहना है। अब वैसे तो आपने कह दिया कि वैसे तो आपने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को रीड करके करना चाहिए, तो ये पर्सन ने पब्लिक डॉक्यूमेंट जो एमओए एओए थे वो सारे चीजों को पढ़ा और उसके बाद कंपनी के साथ डील कर रहा है, ठीक है सर। लेकिन क्या है, कंपनी के इसमें लिखा हुआ है कि अगर कंपनी कोई भी पर्सन के साथ डील करती है और वो 10 लाख के ऊपर का अमाउंट होता है तो कंपनी ने ओआर को पास करना चाहिए, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये पर्सन डील कर रहा है, इन्होंने कोटेशन भेजा, कंपनी 10 लाख के ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। अब बाद में कल चल के पाया जाता है कि कंपनी ने ना ये जो ओआर पास करना चाहिए था ये ओआर को पास नहीं किया। आप समझ रहे, ये जो ओआर पास करना चाहिए था ये ओआर को पास नहीं किया कंपनी ने। तो इसमें कंपनी कहती है सुन लो, ये जो भी पर्सन है ना, मान लो मिस्टर ए, हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, समझना, हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, समझो आप बात को, है ना। अरे मुझे एक बात बताओ, जब तुमको पता था पहले से कि घर वाले अब्बा नहीं मानेंगे तो तुमने इसको, समझिए बात को, तुमने हे डियर मैसेज डाला क्यों? मुझे एक बात बताओ यहाँ पे। बस कंपनी लॉ ने भी यही बात पकड़ ली। कंपनी लॉ ने कहा वैसे तो समझना, वैसे तो बाकी लोग एक तरफ उनका कट रहा है लेकिन हम यहां पे गलत नहीं होने देंगे पर्सन के साथ। यहां पे कह दिया कंपनी तुम्हारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ गड़बड़ है ना, हम वो नहीं जानते, घर पे आएंगे घर से उठा के जाएंगे, समझना। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कंपनी ने अगर यहां पे कंपनी के जो इंटरनल रेगुलेशंस है वो मान लेंगे, मान लिया हमने कि आपने इंटरनल रेगुलेशंस को क्या किया है, आपने इंटरनल रेगुलेशंस को पूरा किया है, समझ रहे हैं आप बात को, तो ऐसा मान लेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या आप सारे लोग समझ रहे हैं? क्या जबरदस्त है सर, प्यारा है सर, मजा आ रहा है इसमें, तो बहुत ही मजा आ रहा है। आइए, तो इनका क्या कहना है सर, हम लोग मान लेंगे कि कंपनी ने वो इंटरनल रेगुलेशंस को पूरा किया है, हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, कहा हो रहा है ये, है ना, इतना महंगा लेने के बाद आईपैड, ये उसके बाद भी ऐसे नखरे दिखावे। आइए देखो क्या, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन नॉट बी अज्यूम टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी, ही कैन नॉट सिंपली अज्यूम दैट ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स गेट इट डन प्रॉपरली ऑफ द कंपनी। मतलब हम अज्यूम कर लेंगे, सिंपली अज्यूम करेंगे कि जो भी चीजें लगती है वो यहाँ पे हो चुकी है। शेयर होल्डर डिड नॉट इंक्वायर वेदर नेसेसरी मीटिंग वाज कन्वेड एंड हेल्ड प्रॉपरली एंड वेदर नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज प्रॉपरली पास। तो सही रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ, हमको उससे कोई कंसर्न है क्या? हमको कोई कंसर्न नहीं है। ये डॉक्ट्रिन किसको प्रोटेक्ट करता है बोलो? प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ कंपनी एंड स्टेट्स दैट मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम करेंगे? दैट द इंटरनल
इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर एज पर डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू आरओसी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट किया वो सही है, लेकिन समझना बेसिस ऑफ ये क्या है बेटा कि व्हाट हैपेंस इंटरनल टू द कंपनी इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। अब तुम्हारे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे कैसे पता, ये तुमने पहले सोचना था ना। आप बोल रहे हो घर वाले कैसे मान, अरे कैसे नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। ऐसा मैंने नहीं, ऐसे कंपनी लॉ ने कहा बेटा, समझना। किसको? एक्सटर्नल वालों को प्रमोट कर रहे हैं कंपनी लॉ, और कुछ नहीं। दूसरा देखो क्या बोला गया, इफ नॉट फॉर द डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड एस्केप क्रेडिटर्स बाय डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफिशियल्स ऑन दिस बिहाफ। ये तो बहुत ही हो गया करके है ना, तो ऐसे लोगों का फिर यहाँ पे गलत करेगी कंपनी, इसलिए बोल के रखा है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। जब आप जानते थे कि घर वाले नहीं मानेंगे फिर भी आपको वही चाहिए, तो लो अब भुगतो। अब समझना बात को। अब आप क्या बोलेंगे, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। आपको पता था कि कंपनी के अंदर सर ये चीजें नहीं हुई है, कंपनी ने रिस्पेक्टिव रेजोल्यूशंस को पास नहीं किया है, फिर भी कंपनी के साथ आप क्या कर रहे हो, फिर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद देखिए नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब क्या, विथ मिनिमम एफर्ट आप जान सकते थे कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कंपनी के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, छोटी मोटी इंक्वायरी करते बात बन जाती, आपने नहीं की, आप पछताओगे, आप रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा बोला जा रहा है फॉर्जरी। अगर सर कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी कंपनीज एक्ट में फॉर्जर होता है ना बेटा, तो उसके लिए कंपनी की कभी लाइबिलिटी नहीं आती है। फॉर्जरी के लिए अरे कंपनी खुद भुगती हुई है बेटा, आप उससे क्या ये कर रहे, कंपनी खुद भुगती हुई है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सर, फॉर्जरी के केस में भी यहां पे अपन लोग कंपनी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। मुझे बताइए आप यहां पे समझिए ना बात को, एक्ट सबसे ऊपर होता है विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से रिलेटेड। समझना बात को, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से रिलेटेड मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मतलब सर मान लीजिए आपने कोई प्रोविजन लगाया, सुनिए बात को, आपने कोई प्रोविजन लगाया, ओके सर लगाए, आपने आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में कोई प्रोविजन लगाए, वो क्या एक्ट के ऊपर हो सकता है क्या? नहीं सर, अगर एक्ट के विरुद्ध जाओगे तो काट डालेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक्ट कह रहा है कंपनी को कि फालतू हरकतें मत करना सर, हम सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेंगे, पहले ही आपको बता के रख दे रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या होता है, ये कंपनी को बाइंड करता है, मेंबर्स को बाइंड करता है। जैसे देखो कंपनी लायबल होती है मेंबर्स के लिए, मेंबर्स लायबल होते हैं कंपनी के लिए। नॉर्मली 2 मेंबर्स आपस में लायबल होते हैं क्या? नहीं होता है। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी मनीज पेबल होता है बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, तो सर क्या वो डेट ड्यू माना जाता है क्या फ्रॉम हिम? यस सर। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है, मैंने 5 रुपए दे दिया, तो बचे हुए 5 रुपए मेरे लाइबिलिटी की तरह होता है, मेरे लिए लोन की तरह हो जाता है, वो पर्सन के लिए लोन की तरह होता है, और वो पर्सन को क्या देना ही होता है क्या वो पैसा? हाँ सर, वो पर्सन को वो पैसा देना ही होता है, ऐसा इनका कहना है। वो एक डेट ड्यू की तरह होगा, क्या होगा बोलो? वो एक डेट ड्यू की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाने वाला है, डेट ड्यू की तरह यहाँ पे माना जाने वाला है। क्या सारे लोग इस बात को समझे? बोलिए ना जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? चलिए सर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 13 से लेके, और सेक्शन नंबर 13 यहाँ पे आपके साथ बात करता है कौन सी चीज को? अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के रिगार्डिंग बात करता है सेक्शन नंबर 13। क्या बात करता है बोलो? अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करता है। बात करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अल्टरिंग एमओए, मतलब अगर मैं एमओए को अल्टर करना चाहता हूं तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो यार, अगर आप कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको शेयर होल्डर की परमिशन लगती है, और आपको कौन से रेजोल्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा? आपको एसआर का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को स्पेशल रेजोल्यूशन का सहारा यहाँ पे लगने वाला है। दूसरा बोला जा रहा है नेम चेंज को लेके। किसको लेके बोलो? नेम चेंज को लेके। तो अगर आप कंपनी के नाम को चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेंगी, और स्पेशली वो भी आरओसी की परमिशन लगेंगी। लेकिन अगर केवल शब्द मुझे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड करना है, या लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड करना है, तो इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं लगती है। नेम चेंज को क्या सर अलाउ किया जाएगा कि अगर आपने कोई एनुअल रिटर्न्स या यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह को फाइल नहीं किया है? नहीं सर। अगर आपने कोई मैच्योर डिपॉजिट या डिबेंचर या उसके ऊपर के इंटरेस्ट को भी पेमेंट नहीं किया है तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये चेंज आपको पहले ही कह के रख दे रहे हैं। अब देखो, जो भी आपका नया नाम आता है इसके लिए आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है, और जब ये सर्टिफिकेट इशू होता है ना, तब जाके चीजें क्या मानी जाती है, तब जाके चीजें ही इफेक्टिव यहाँ पे मानी जाती है। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हो क्या? नहीं सर, सारे के सारे हम लोग नहीं समझ रहे, ठीक है। बोलिए ना जल्दी से, समझ रहे हैं क्या? नहीं सर नहीं समझ रहे, अरे समझो। देखो, जब तक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे नहीं होता है ना, तब तक बेटा क्या इफेक्टिव होने वाला है सर्टिफिकेट? नहीं सर, तब तक यहाँ पे इफेक्टिव नहीं माना जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं। चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस कब होता है? आपको किसकी परमिशन लगती है?
आपको यहाँ पे आरडी की परमिशन लगती है। किसकी परमिशन लगती है बोलो सर? आरडी की यहाँ पे परमिशन लगती है, यानी कि यहाँ पे अपने को रीजनल डायरेक्टर की परमिशन लगती है। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ बोलो? अगर मैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस करना चाहता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिस्पोज द एप्लीकेशन। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब रीजनल डायरेक्टर को यहाँ पे पावर दे के रखा है, तो मैं रीजनल डायरेक्टर को यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन करता हूं और वो उसे 60 डेज के अंदर डिस्पोज करेंगे। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर डिस्पोज करेंगे। ठीक है सर। अब बिफोर पासिंग एन ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा किस चीज को? कि सर जो कंसेंट लेगा क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर या अदर पर्सन जो भी मतलब जो भी कंसर्न है कंपनी को लेके, पहला क्या बोलेगा? ये अल्टरेशन से रिगार्डिंग कंसेंट लेगा लोगों से। लोगों से मतलब कौन कौन? क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और एनी पर्सन। फिर उसके बाद बोला जाएगा कि क्या कंपनी ने सफिशिएंट प्रोविजन क्रिएट किया क्या सारे डेट्स और ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए। और तीसरा, क्या एडिक्वेट सिक्योरिटी फॉर डिस्चार्ज अवेलेबल है क्या? ये तीनों बातों का ध्यान रखेगा। फिर सर फाइलिंग करेंगे रजिस्ट्रार के पास। अ कंपनी शाल इन रिलेशन टू एनी अल्टरेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम फाइल विथ रजिस्ट्रार। क्या करेगा बोलो? फाइल विथ रजिस्ट्रार। क्या फाइल करेगा? एसआर पास करेगा। बोलो क्या पास करेगा? एसआर पास करेगा। और दूसरा क्या, यहाँ पे अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगने वाला है क्या? हाँ सर, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे लगने वाला है। सर ये सर्टिफाइड कॉपी को अपन लोग क्या करेंगे सर? रजिस्ट्रार को देंगे। मान लीजिए अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूं या एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूं जहां पे मेरा आरओसी चेंज हो रहा है, तो वो दूसरे जो नए वाला आरओसी है ना, मैं उसको ये एप्लीकेशन फाइल करूंगा, उसको ये सर्टिफाइड कॉपी में फाइल करता हूं। फिर मुझे नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है और इसके बाद और मतलब यहाँ पे फिर सर वो चेंज को इफेक्ट यहाँ पे कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे चेंज इन ऑब्जेक्ट को लेके। सर अगर मान लीजिए पहले कंपनी का धंधा था पानीपुरी का, अब कंपनी को चाहती है कि पाव भाजी का भी धंधा करना है करके हमको, मतलब कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करने की मस्ती है। तो ऐसे केस के अंदर कंपनी क्या कर सकती है? अपने ऑब्जेक्ट को चेंज बिल्कुल कर सकती है, ध्यान रखना। लेकिन इसके लिए उसको एसआर पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पोस्टल बैलेट। चैप्टर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो एसआर को पास करना होगा विद द हेल्प ऑफ पोस्टल बैलेट। अब एक बार पोस्टल बैलेट यहाँ पे पास हो गया, एसआर पास हो गया, तो उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे सर? उसके बाद अपन लोग यहाँ पे जो अनयूटिलाइज मनी है ना, समझना बात को, कंपनी के पास अगर स्टिल अनयूटिलाइज मनी है तो ऐसे केस के अंदर कंपनी को यहाँ पे है ना, सबसे पहले डिसेंडिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देना होगा कि आप जो नाराज फुप्पा लोग, अगर आपको छोड़ के जाना है तो चले जाओ, अभी जाना चाहते हो तो। और इसके अलावा सर हम लोग पब्लिश करेंगे डिटेल्स को चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरी वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं। सर मुझे एक बात बताइए, रजिस्ट्रार टू सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रजिस्ट्रार इसको क्या करता है सर? सर्टिफाई करता है कि ठीक है आपका ऑब्जेक्ट बदल चुका है 30 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एसआर। जब एसआर पास होता है 30 दिन के अंदर यहाँ पे आपको आरओसी से चीजें मिल जाएंगी क्या? यस सर। अल्टरेशन टू बी रजिस्टर, ये सर जब तक आप इसको इफेक्ट मतलब कोई भी अल्टरेशन यहाँ पे इफेक्ट में नहीं आता जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाता एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। क्या आप बात को समझ रहे हैं? यस सर। मुझे उसके बाद बताइए, ओनली मेंबर के पास राइट होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट करने का? हाँ सर, उसी के अंदर होता है। सर अगर कोई भी अल्टरेशन हुआ तो क्या सारे कॉपीज में अल्टरेशन हमको करना है? यस, सारे कॉपीज में आपको अल्टरेशन करना होता है। अगर नहीं करते हो तो 1000 रुपए प्रति कॉपी की पेनल्टी बैठती है बेटा ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर और कंपनी के ऊपर, बराबर ना? यस सर। अब देखिए आप एक ब्यूटीफुल सा चार्ट दे के रखा है। क्लॉज अगर एमओए आपको चेंज करना है तो एसआर पास करना होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना होगा। आरडी को ये जिम्मेदारी दे के रखिए। न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू होता है ना, ये सारी चीजें। फिर डोमिसाइल क्लॉज है, तो अगेन अगर आपको चेंज करना है अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो एसआर आपको लगने वाला है सर। 60 डेज के अंदर एप्लीकेशन डिस्पोज होता है, कंसेंट लिया जाता है क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर और अदर पर्सन से, और हमको देखना होता है प्रोविजन क्रिएट किया क्या, एडिक्वेट सिक्योरिटी रखे क्या। ऑब्जेक्ट लॉस को बदलना है बदल डालो, लेकिन आपको एसआर को पास करना होगा। लेकिन अगर कंपनी ने पब्लिक से पैसा उठाया, समझना बात को, कंपनी ने पब्लिक से पैसा उठाया और स्टिल अगर अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है तो आपको क्या करना होगा सर? आपको यहाँ पे एसआर पास करना होगा क्या? हाँ सर। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट देना होगा 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और वर्नाकुलर। और दूसरा बोला जा रहा है डिसेंडिंग शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। कौन सी चीज को लेके? एग्जिट को लेके डिसेंडिंग शेयर होल्डर को अपॉर्चुनिटी दी जाने वाली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दी जाएंगी।
जाएंगी। सर लाइबिलिटी या कैपिटल क्लॉज क्या कहता है, आपने क्या पास करना चाहिए, आपने एसआर को पास करना है। बोलो क्या पास करना है सर, आपने एसआर को पास करना है। एनी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो सर यहाँ पे राइट टू पार्टिसिपेट इन डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। सर अब मैं आर्टिकल्स को अल्टर करने की बात कर रहा हूं, अगर मैं आर्टिकल्स को अल्टर करना चाहता हूं कर सकता हूं एसआर को पास करके। सर अल्टरेशन के अंदर कन्वर्जन ऑफ कंपनीज भी आती है क्या, जैसे कि प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, ये दोनों चीजें आती है। और जो रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट कंपनी के वो आपको फॉलो करना होगा जब आप पब्लिक से प्राइवेट की ओर जा रहे हो, मतलब 200 की लिमिट के अंदर होना चाहिए। सर चैप्टर नंबर 1 के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आप लोग जानते हो। उसके बाद सर ये जो भी आप अल्टरेशन कर रहे हो ये आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा। रजिस्ट्रार के पास देखो सबसे पहले आप आरडी से सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो और उसके बाद इसको फाइल करते हो रजिस्ट्रार के पास प्रिंटेड कॉपी के साथ, और 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार इसको क्या करता है बेटा, इसके ऊपर अपना डिसीजन देता है, जो भी अपना डिसीजन देता है। एनी अल्टरेशन शैल बी मेड वैलिड, हम लोग सारे इसको वैलिड मान लेंगे। अगर ओरिजिनली यहाँ पे एज इफ इट वेयर, मतलब जब भी आप अल्टरेशन होता है ना तो हम ऐसा मानेंगे जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम अल्टरेशन के अंदर ही ये चेंजेस किए थे, ऐसा मान लेते हैं। सर अल्टरेशन इन एवरी कॉपी, क्या हर एक कॉपी में करेंगे, नहीं तो आप जानते हैं 1000 रुपए की पेनल्टी तो लगने वाली है कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, ठीक है। कॉपीज ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स गिवन टू बी मेंबर्स, अगर मान लीजिए कोई भी मेंबर रिक्वेस्ट करता है कंपनी से कि प्लीज मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दो, प्लीज मुझे कॉपीज दे दो, तो 7 दिन के अंदर विद द पेमेंट ऑफ फीस, जब से आपके पास कैश आया बेटा तब से आपको 7 दिन के अंतर्गत एमओए और आर्टिकल्स और जो भी एग्रीमेंट या रेजोल्यूशन की कॉपी मांगी गई है 117 के अनुसार वो आपको देना होगा। नहीं दिए तो आपको 1000 रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी से लेके 1 लाख तक विचएवर इज लोअर का फटका क्या आप लोगों को यहाँ पे बैठने वाला है क्या? यस सर आप लोगों को यहाँ पे बैठने वाला है क्या? आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या? बोलिए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से सारे के सारे लोग समझे क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 12 कौन सी चीज के बारे में कहता है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के बारे में बात करता है। सर जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी है ना, ये आपके इनकॉर्पोरेशन से 30 दिनों के अंदर आपने क्या सेट करने लाना है? सर रजिस्टर्ड ऑफिस को सेट कर लेना है। इस रजिस्टर्ड ऑफिस को क्या आप वेरीफाई भी कराओगे क्या? हाँ बेटा जी, इस 30 दिनों के अंदर ही आपने इस रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई भी करवा लेना है, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस भी आप लोगों ने कर लेना है। लेबलिंग ऑफ कंपनी क्या कहता है? हर एक कंपनी, ध्यान रखना, एवरी कंपनी शाल क्या करेंगे ये? पेंट और अफिक्स इट्स नेम, एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कैन कीप द सेम पेंटेड और अफिक्स ऑन आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस इन विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इन द कॉन्स्पिशियस पोजीशन, मतलब लेजिबल जगह पे आपने पेंट करके रखना है कंपनी का नाम और एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। दूसरा, हर इसमें एनग्रेव करवाना है लेजिबल कैरेक्टर में ऑन इट सील, मतलब जो कॉमन सील का प्रयोग करोगे उसमें कंपनी का नाम होना चाहिए। और सर जितना भी समझना, जितने भी अपने यहाँ पे लेटर हेड्स होने वाले, बिलेट्स होने वाले हैं ना, उसके वहां पे भी आप क्या करोगे? नाम रखोगे, एड्रेस रखोगे, सिन नंबर रखोगे, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारे चीजों को क्या आपको रखते हुए चलना है क्या? ये सर आपको रखते हुए चलना है। और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे जैसे कि प्रोमिसरी नोट हो गया, हुंडीज हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इसके ऊपर भी कंपनी के नाम को प्रिंट अपने को कराते हुए चलना है। फिर क्या बोला जाता है? सर अगर नेम चेंज के बारे में बात किया जा रहा है तो पिछले 2 सालों में अगर आपने, मतलब मान लो आपने नाम चेंज किया है तो 2 सालों तक आपको पुराना नाम भी रखना है क्या? ये सर आपको पुराना नाम भी रखना है और नया नाम भी रखना है, दोनों नाम को आपको कंटिन्यू करना है। ओपीसी के केस में 1% कंपनी मेंशन करते हुए चलना। नोटिस ऑफ चेंज टू रजिस्ट्रार, अगर आपका चेंज हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या रजिस्ट्रार को मतलब नोटिस सर्व करना होगा कि ये सर आपको बताना होगा 30 दिनों के अंदर ऑफ सच चेंज आप यहाँ पे बताने वाले हो, ठीक है। चेंज आप कैसे हो सकता है? तो एसआर को पास करके यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह आप रजिस्टर्ड ऑफिस डाल सकते हो। सर अगर विद इन द सेम स्टेट एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास जा रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आरडी की परमिशन ले लेना, रजिस्टर्ड डायरेक्टर की परमिशन ले लेना, इसका चार्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ कंफर्मेशन, अब ये जो विद इन सेम स्टेट अगर हो रहा है बेटा तो आपको 30 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय रीजनल डायरेक्टर 30 दिन के अंदर आपको कम्युनिकेट करना होगा और कंपनी इस कंफर्मेशन को फाइल करेंगी रजिस्ट्रार के पास 60 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन, 60 दिनों के अंदर फाइल कर देंगे। देखो ये वाली चीज है, चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर विद इन सिटी आप कर रहे हो बोर्ड रेजोल्यूशन से काम बन जाएगा। नोटिस टू आरओसी को नोटिस देना 30 दिन के अंतर्गत। एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर जा रहे हो, एक सिटी से दूसरे
सिटी के अंदर आरओसी चेंज नहीं हो रहा है, आरओसी सेम है, तो ऐसे केस के अंदर एसआर पास करो, नोटिस टू आरओसी दो 30 दिन। सेम स्टेट में एक आरओसी से दूसरे आरओसी के अंदर जा रहे हो, सर एसआर को पास करो, आरडी से परमिशन लो, 30 दिन यहां पे आप आरडी को दोगे, फिर आपको 60 दिन के अंदर कंपनी को बताना है और 30 दिन के अंदर आप आरओसी को यहां पे बताना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस रहने वाला है, ऐसा इनका कहना है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको एसआर पास करना पड़ता है, ठीक है सर। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है, किसका अप्रूवल लगता है? सीजी का अप्रूवल लगता है। आपको सीजी को 60 दिन के अंदर बताना है और 30 दिन के अंदर कंपनी को यहां पे आपको इन्फॉर्म, मतलब कंपनी इन्फॉर्म यहां पे करते हुए चलेंगी। और यहां पे फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रहा है क्या? यस सर, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पे आ जाता है। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है और यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ध्यान रखना। एक जगह कंक्लूसिव एविडेंस, एक जगह सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर अगर कुछ भी गलत वलत आप करते हो, कोई भी डिफॉल्ट वगैरह आप करते हो, तो आपको 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फटका लगता है क्या? यस सर, 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे फटका मारा जाता है। किसको? कंपनी को फटका मारा जाता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या कहता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहता है कि जिस दिन, समझना यहाँ पे आपको ना 180 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन में आपको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है बाय द डायरेक्टर। क्या फाइल करेगा? डिक्लेरेशन फाइल करेगा 180 दिन के अंदर। जिस दिन आपकी कंपनी हुई है इनकॉर्पोरेट, वहां से 180 दिन के अंदर डायरेक्टर ने सर एक स्टेटमेंट फाइल करना है। कौन से स्टेटमेंट को फाइल करना है? ये स्टेटमेंट को फाइल करना है कि आरओसी, मतलब कौन बोल रहा है? रजिस्ट्रार, दैट एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ने पे किया है वैल्यू ऑफ शेयर एग्रीड टू बी टेकन बाय देम। तो जितने भी वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइबर ने वादा किया है कि हम लेने वाले, वो उन्होंने लिया है। दूसरा, कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो 30 दिन के अंदर वेरीफाई करवाना होता है रजिस्टर्ड ऑफिस को, वो वेरिफिकेशन भी हमारा डन है, ऐसा इनका कहना है। और सर मान लीजिए अगर कोई डिफॉल्ट होता है ये कंप्लायंस ऑफ सेक्शन के अंदर, तो हम आपको बता दें कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए का फटका है और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है बेटा उसके ऊपर 1,000 रुपए प्रतिदिन का फटका है, लेकिन वो 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके अलावा सर अगर आपने ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन को फाइल नहीं किया है तो रजिस्ट्रार अगर रीजनेबल कॉज है बेटा, तो क्या वो यहाँ पे दैट द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, तो क्या वो इनिशिएट कर सकती है एक्शन रिमूवल ऑफ नेम का? हाँ सर, आपके नाम को मिटा डालेंगे, समझना बात को, के नाम को मिटा डालेंगे, इस बात का ध्यान रखना रजिस्टर्ड ऑफिस से। इसके अलावा जो डायरेक्टर है शाल बी इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम प्रिस्क्राइब केस एंड द कंटेंट्स में आपको ये देना पड़ेगा, जिसको वेरीफाई करेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इसको बेटा यहाँ पे ऊपर वाले जो डिक्लेरेशन है ना, वो डिक्लेरेशन को सर्टिफाई करने वाला है, ऐसा इनका कहना है। और मान लीजिए सर अगर यहाँ पे इन केस ऑफ कंपनी अगर कोई बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अप्रूवल लगता है सेक्टोरियल रेगुलेटर्स का, सेबी का, आरबीआई का, तो ऐसे केस के अंदर क्या है, यहाँ पे आप उनकी परमिशन लेके, वो परमिशन को भी अटैच करना पड़ेगा क्या? हाँ सर, परमिशन लगता है तो परमिशन लेके उसको भी आपको अटैच करना है, इस बात का ध्यान रखिए। परमिशन लेके उसको भी आप अटैच कर दीजिएगा। मेरे साथ रिपीट करो, सेक्शन 10 क्या कहता है? इनकॉर्पोरेशन से 180 दिनों के अंदर डायरेक्टर ने सर डिक्लेरेशन को फाइल करना है, जो ये कहता है कि जो सब्सक्राइबर ने वादा किया था वो शेयर्स को ले लिया। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ आरओ हो चुका है, कोई भी डिफॉल्ट हुआ 50,000 रुपए और हर एक पर्सन 1,000 रुपए प्रतिदिन, जो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1 लाख रुपए से ज्यादा। सर अगर यहाँ पे बिजनेस को कैरी ऑन नहीं किया जाता है, ऐसा कंपनी को लग रहा है, ऐसा रजिस्ट्रार को लग रहा है, तो वो इनिशिएट कर सकता है एक्शन रिमूवल ऑफ नेम को लेके। सर ये जो डिक्लेरेशन फाइल किया जा रहा है इसको सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस क्या वेरीफाई करने वाले हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल वेरीफाई करने वाले हैं, ऐसी पूरी बात यहाँ पे की जा रही है। सारे लोग समझे क्या सेक्शन 10A को? बोलो जल्दी से मुझे, सेक्शन 10A को सारे के सारे लोग बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से समझ गए हैं, बोलो ना, बोलते क्या। ओके चलिए अब नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर चलेंगे और नेक्स्ट वाले कंसेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 16 को लेके, जो बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। कौन सा? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी से रिगार्डिंग बात करता है। सर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी क्या कहता है? देखो, सबसे पहला, इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोला है यहाँ पे? ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार ये जो नाम है ना कंपनी का, ये बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है या ये किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो वो कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है कि तुम क्या करो, अपने नाम को
चेंज करो कितने दिनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर नाम को चेंज करो। तो पहला क्या हुआ, गवर्नमेंट को सीओ मोटो लगा, समझना यहां पे गवर्नमेंट को सीओ मोटो लगा, उसको खुद से लगा कि चेंज करना है यार नाम को, चेंज कर नाम को, और कितने दिनों के अंदर आपको नाम को चेंज करना होगा, 3 महीनों के अंदर नाम को चेंज करना होगा। दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है, ऑन द एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क। अब क्या होता है, आपने कंपनी का नया नाम डाला या आपने कंपनी का नाम डाला, अब वो जो नाम है ना, अब समझना जब से आपने कंपनी का नया नाम लिया है वहां से 3 साल तक, वहां से 3 साल तक अगर कोई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर दूसरे कंपनी का आके क्लेम करता है कि ये नाम तो मेरे से बहुत ज्यादा आइडेंटिकल हो रहा है, तो आपको गवर्नमेंट फिर से 3 महीने का मौका देती है कि एक काम कर लो यार, सुधार दो इसको, सुधार दो, और जब भी सुधारोगे तो हमको 15 दिन के अंदर नोटिस दे देना कि आपने नाम को सुधार दिया है करके, ठीक है। ओके सर परफेक्ट है, 3 महीना हो चुका है बेटा, 6 महीना नहीं है, अमेंडमेंट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे 15 दिन के अंदर सर नोटिस दे देना, ऐसा भी बोल दिया। अब पहले यहाँ पे पेनल्टी वर्क करती थी अगर आप नहीं सुनोगे तो, लेकिन अब इन्होंने पेनल्टी को हटा दिया है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बोलेंगे अच्छा तू नाम को नहीं बदल रहा ना, हमने तेरे को बोला था नाम को बदल, तेरे को बहुत होशियारी आ रही थी, नाम नहीं बदलाना, हम तेरे को नया नाम दे देंगे, समझ रहे आप बात को, हम तेरे को नया नाम दे देंगे। मान लीजिए जैसे टाटा, आपने क्या नाम रखा था, टाटा नाम रखा था, ठीक है, तो हम तुमको कर देंगे चाटा करके, है ना, हम तुमको नया नाम दे देंगे और अब तुमको ये नया नाम को कंप्लाई करना होगा सब। अब फिर यहाँ पे कंपनी बोली ये थोड़ा सा हार्श नहीं हो रहा है करके, तो अच्छा हार्श हो रहा है तो एक काम करो, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जबरदस्त चीज की कि अगर आपको चाहिए तो आप सेक्शन 13 के अनुसार नाम को चेंज कर सकते हो, वो एसआर वैसार वगैरह पास करो, माहौल बनाओ, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इन्होंने कह दिया, ठीक है ना। अपना क्या जा रहा है, अपना तो काम बन जा रहा है ना, बस उससे अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतनी बात यहाँ पे की जा रही है सर, उसके अलावा और बताइए सर और क्या क्या अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट्स बस इतना ही है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब देखो कन्वर्जन ऑफ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अब कंपनीज कुछ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, तो ऐसे केस के अंदर या कोई भी दूसरे क्लासेस के अंदर, तो बाय अल्टरेशन ऑफ एमओए और एओए को आपको अल्टर करना होगा। फिर इसकी एप्लीकेशन आप किसके पास लेके जाओगे बेटा, रजिस्ट्रार के पास लेके जाओगे कि जो भी प्रोविजंस आपके लॉ की थी हम उसको कंप्लाई कर रहे हैं। रजिस्ट्रार आपको क्या देने वाला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, और जो पहले आपके डेट्स एंड लायबिलिटीज हुआ करती थी वो सेम डेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी क्या बाद में भी होने वाली है क्या, हाँ सर वो बाद में भी होने वाली है, इस बात का आप ध्यान रखना। जो पहले आपके थे वो बाद में भी आपके यहाँ पे रहने वाले, डेट्स एंड लायबिलिटीज आपके पीछा नहीं छोड़ रहे, इतना हम आपको बता दें। सेक्शन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट आता हुआ, कौन सा, सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। अब जो भी सब्सिडरी कंपनी होती है वो खुद से या अपने नॉमिनी के थ्रू होल्डिंग कंपनी के अंदर, समझना सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंदर क्या नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती शेयर्स को, समझना होल्ड नहीं कर सकती शेयर्स को, ना ही यहां पे किसी भी तरीके से ट्रांसफर कर सकती है होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को उसके खुद के शेयर्स। लेकिन समझना जब सब्सिडरी कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही है तो बात कुछ और है, ट्रस्टी के तौर पर काम कर रही है तो बात कुछ और है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर उससे पहले भी, इवन बिफोर इट बिकेम द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, अगर पहले से ही सर, बहुत पहले से, समझना बात को, बहुत पहले से, काफी पहले से सर यहाँ पे क्या बन के रखे, सब्सिडरी कंपनी के पास शेयर्स है, किसके, होल्डिंग कंपनी के, तो बात कुछ और है सर, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब जब सब्सिडरी कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होती है, या दूसरा एज अ ट्रस्टी काम कर रही है, तीसरा पहले से शेयर्स होल्ड करके रखी है, 3 एक्सेप्शन से तब जाके वो होल्ड कर सकती है। सर मुझे बताइए राइट टू वोट कब कब होता है, जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ ट्रस्टी है तो राइट टू वोट होता है, बाकी समय राइट टू वोट होता है क्या, नहीं सर बाकी समय राइट टू वोट नहीं होता। सेक्शन नंबर 20 कहता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेके, सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू कंपनी। मैं क्या, अब देखो अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन द कंपनी और ऑफिसर देयरफॉर बाय सेंडिंग इट टू कंपनी या ऑफिसर एट रजिस्टर्ड ऑफिस बाय, तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर अपन लोग डॉक्यूमेंट भिजवाएंगे। कैसे भिजवाएंगे, तो देखो रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाओ, स्पीड पोस्ट से भिजवाए, कुरियर से भिजवाए, लिविंग एट मतलब जाके दो वहां पे, या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप भिजवा सकते हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल भिजवा सकते हो सर। सर सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू रजिस्ट्रार और मेंबर, वो कैसे हो सकता है, पोस्ट से हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, डिलीवरिंग एट ऑफिस या एड्रेस या इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे जो नॉर्मल पोस्ट है ना वो उसका भी सहारा यहाँ पे लिया जा रहा है, ठीक है ना, यस सर। लेकिन अगर निधि कंपनी है बेटा तो एक ध्यान रखना, निधि कंपनी को डॉक्यूमेंट्स को आप केवल और केवल तब सर्व करोगे मेंबर्स को जब उसके पास 1000 रुपए फेस वैल्यू और मोर देन 1% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस वाली लिमिट है। तो वो लिमिट के ऊपर या वो लिमिट जितने लोग होंगे
केवल और केवल उनको सर दिया जाएगा, और बाकियों के लिए क्या, बाकियों के लिए पब्लिक नोटिस दे देंगे न्यूज़पेपर के अंदर, जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ निधि कंपनी सिचुएटेड है वहां पे सर अपन लोग दे देते हैं। क्या आप बात को समझे क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से समझे। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, जो इन केस ऑफ पोस्ट आप भेजते हो तो 48 आवर्स के अंदर डीम डिलीवर मान लिया जाता है सर, इतना बोला जा रहा है। और अगर नोटिस ऑफ मीटिंग आप भेज रहे हो तो हाँ, ये आपने पढ़ा है चैप्टर 7 में। और बाकी केसेस में क्या बोला जा रहा है सर, ऑर्डिनरी जितना भी समय लगता है पोस्ट से उतना समय माना जाता है पहुंचने के लिए, ऐसा इनका कहना है सर। डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कराना है, कौन करेंगे? तो एज पर सेक्शन 21 कहता है कि दिस में बी साइन बाय KMP, इसको साइन करना चाहिए, और कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है। KMP या ऐसा व्यक्ति जिसने बोर्ड को ऑथराइज किया है। KMP में कौन कौन आता है? CEO, MD आता है, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CFO या ऐसा लेवल ऑफ ऑफिसर बेटा, मतलब जो डायरेक्टर के 1 रैंक बिलो है और वैसे व्यक्ति को अपन ने हायर किया है इसी काम के लिए। और अदर ऑफिसर जो भी प्रिस्क्राइब करके रखा है वो लोग भी हायर किया जा सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है सर। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर सकता है? क्या मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को एग्जीक्यूट कर सकता हूं? क्या? हाँ, देखो कंपनी के पास कॉमन सील है नहीं है, अगर है बेटा तो जिन लोगों के पास ऑथराइज है ना वो लोग कॉमन सील के थ्रू क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सर नहीं है हमारे पास कॉमन सील, कोई बात नहीं, ऑथराइजेशन को 2 डायरेक्टर करेंगे, और जहां पे बेटा कंपनी सेक्रेटरी है तो वहां पे एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी करने वाला है। क्या? हाँ सर, वहां पे एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ बिल एक्सचेंज को। तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडी, इसको डीम्ड मान लेंगे जब कब वो कंपनी के बिहाफ में एंडोर्स वगैरह की जा रही है, जब उसके ऊपर मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑन बिहाफ ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनी ऐसा व्यक्ति करे जिसके पास अथॉरिटी या पावर होता है। तो अथॉरिटी या पावर के बारे में अपन देख लिया, कॉमन सील है तो क्या, कॉमन सील नहीं है तो क्या। इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर दोनों जगह यहाँ पे कॉमन सील चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात हुआ, और यहाँ पे अपना पूरा पूरा चैप्टर नंबर 2 भी मॉड्यूल के साथ कट टू कट पूरा पूरा सारी चीजें अपनी फिनिश ऑफ हो जाती है। होप सो ये रिवीजन सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा मोरल बूस्टर रह रहे हो। एकदम मतलब आप सोचो, एकदम कम समय में एकदम प्रॉपर कंटेंट जो बोलते हैं ना, एकदम क्रिस्प कंटेंट जो बोलते हैं ना, वो आपको मिल रहा है इस रिवीजन सेशन की मदद से। और यार ये बहुत ही मजा आ रहा है मुझे भी इसको शूट करने में। अब आपका बहुत सा लोगों का सवाल होगा, सर आप प्रीमियर क्यों करा देते हो, लाइव क्यों नहीं ले लेते। लाइव में क्या होता है, आपके साथ इंटरेक्शन होता है, दूसरी बातें होती है, इधर उधर चहल पहल होती है, तो ऐसे केस के अंदर है ना उसमें समय जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग में वैसा नहीं होता, आपने देखा होगा कंटेंट टू कंटेंट बात होती है एकदम रिकॉर्डिंग के अंदर, तो एकदम जो पढ़ाई वाला जो बोलते हैं ना वो एकदम समा बन जाता है। और मैं नहीं चाहता हूं एग्जाम के पहले आपका 1 मिनट भी वेस्ट हो। तो उससे पूरे रिवीजन सेशंस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रह रहे हो। जाने से पहले इतना कहना चाहूंगा, ultimateca.com को जरूर से विजिट कीजिएगा। यहाँ पे मेरी आपको, यहाँ पे मैं ऑडिट और लॉ आपको पढ़ाता हूँ, सीए फाउंडेशन लेवल पे लॉ पढ़ाता हूँ, सीए इंटर में लॉ पढ़ाता हूँ और सीए इंटर में ऑडिट भी पढ़ाता हूँ। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको मेरे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कोर्स परचेज करते वक्त, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल के ऊपर, दैट इज CA इंद्रेश मेरा इंस्टा हैंडल है, और आप मुझे फॉलो और यहाँ पे आप मुझे इंक्वायरी भी वहां पे कर सकते हैं अल्टीमेट CA के रिगार्डिंग, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग अगेन ऐसे ही रिविजन्स को करेंगे और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।